सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव करियर एकेडमी एसीए में। साथियों, आज हम करंट अफेयर्स की चौथी क्लास के साथ आपके साथ में है और असल में ये पांचवी क्लास है। ठीक है, ये हमारी पांचवी क्लास है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने जो भी 4 क्लासेस ली उनका सीन यही रहा कि आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन प्लस उनके साथ में हमने स्टैटिक जीके को कवर किया। सेम उसी प्रोसेस को लगातार हम फॉलो करते रहेंगे और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके हम अपने साथ में लेते चलेंगे। साथियों, आपको पता है कि अब पास ही में आपका जो भी साथी नए होंगे इस चैनल पर, और हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का उनका एग्जाम लगा हुआ हो, तो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं लास्ट में जो कुछ आपको दे सकता हूं। हालांकि बहुत पहले से जो भी सीरियस एस्पायरेंट होंगे वो अपनी तैयारी कहीं न कहीं से, या तो सेल्फ से या किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, कहीं ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एसीए आपके लिए जो भी बेहतर कर सकता है वो आज से और आगे भविष्य में भी वो सब कुछ करता रहेगा जो आपके लक्ष्य को आसान बनाने के लिए जरूरी हो। तो जल्दी ही करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास आपके लिए आने वाली है और वो क्लास आपकी संडे को आएगी। टाइमिंग वगैरह आपको जल्दी ही आज से कल, मतलब आज शाम तक एक वीडियो डाल के आपको बता दिया जाएगा, या फिर कल के सेशन में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर उसमें क्या क्या खास रहेगा, किन किन चीजों को किस हिसाब से हम कवर कर रहे होंगे। कुल मिला के यह है कि संडे को आपको करंट अफेयर्स की मैराथन आने ही वाली है, क्योंकि जो हाल ही के एग्जाम देखे गए हैं उनमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहा है। और अगर हम जीके की बात कर लें जीएस पोर्शन में, तो हमने जैसा कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि सबसे पास में एग्जाम जो लगा हुआ है वो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का ही लगा हुआ है। अभी हमने हाल ही में हुए होमगार्ड के एग्जाम में देखा, जो करंट पूछी है वो कब की पूछ ली, 2020 की पूछ ली, 21 की पूछ ली, 22 की पूछ ली। हालांकि अब हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि पिछला पैटर्न उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का ये आया था तो उसी के आधार पर चीजें आएंगी, या यूपीएसआई का जीएस पोर्शन जो आया उसके आधार पर चीजें आएंगी, क्योंकि यूपी होमगार्ड के एग्जाम ने बता दिया कि प्रीवियस एग्जाम को लेकर के आप तैयारी नहीं कर सकते, या किसी भी पद को देख करके आप कंपटीशन की तैयारी, आप सरकारी नौकरी की एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी हलचल यूपी बोर्ड में हुई है, हलचल से मतलब यह है कि उन्होंने एक स्टेबल पोर्शन नहीं रखा है। अगर एसआई के एग्जाम में बहुत लो अगर जीएस पूछ ली, तो यूपी होमगार्ड में ऐसी पूछी है कि यूपीएससी के तैयारी करने वालों के भी पसीने छूट गए। ठीक है, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास आपकी जो है संडे को आ रही है, तो उसके लिए कमर कस लो, तैयार हो जाओ और बैठ जाना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको 10 साढ़े 10 बजे मिल रही है, क्योंकि आपको बताया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेन चैनल अनुभव करियर एकेडमी पर ये क्लासेस नहीं पढ़ पा रही हैं, बल्कि हमारी क्लासेस जो पढ़ रही हैं वो एसीए कोचिंग क्लासेस पर ही पढ़ रही हैं। लेकिन कल यानी कि 5 जून या फिर 6 जून से ही आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, और आपकी जो मैराथन आएगी वो आएगी हमारे मेन चैनल अनुभव करियर एकेडमी पर। तो तैयार हो जाएं, और साथ ही ध्यान रखना जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ये कोशिश करेंगे कि जो आपकी टाइमिंग रहे वो ऐसी रहे कि सुबह जल्दी शुरू करके, और जब तक गर्मी अपने सूर्यदेव अपनी चरम सीमा पर हो तब तक हम अच्छे से अपनी क्लास को कंप्लीट कर लें। तो चाय वाय पी के, अपना थोड़ा बहुत नाश्ता करके एकदम से कमर कस लेना बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, जहां से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के पोर्शन से। तो आप उस क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। चलिए हम बढ़ जाएंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और शिकायत ये थी आप लोगों की कि सर जो आपका पेन रहता है, कलर जो रहता है पेन का वो थोड़ा डाउन रहता है, तो विजिबल थोड़ा कम होता है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। हालांकि दिक्कतें ये होती है, अभी हम रिकॉर्डेड क्लास अभी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो जब लाइव क्लासेस ले रहे होंगे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहेंगे कि हाँ सर ये कलर आपने चूज किया है पेन का, तो ये अच्छा विजिबल नहीं है। तो उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा लाइव क्लास में आते ही। बाद बाकी एक बात और ध्यान रखना, वे फालतू के कमेंट्स पर कोई भी ध्यान दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट के पीछे सैकड़ों हजारों बच्चों का जो है समय बर्बाद होता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को यहां पर सीन करूंगा और उनका जवाब दूंगा जो वास्तव में आपके साथ साथ सभी साथियों के लिए वो जरूरी हो और उनको भी फायदा करे। चलिए
हमारा पहला प्रश्न यहां पर आ गया है कि 2026 में तेलंगाना स्थापना दिवस ने राज्य के गठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था उसने अपना जो स्थापना वर्ष मनाया तो वो किस नंबर का स्थापना वर्ष मनाया। देखिए अगर हम तेलंगाना की बात कर लें, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 2 जून 2014 को जो है ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि तेलंगाना जो था वो आजादी से पूर्व की अगर हम बात करें, आजादी से पूर्व किसका हिस्सा था। देखिए जब ये करंट में है तो जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे सीधे यही पूछ लिया जाए कि भाई स्थापना दिवस कौन से नंबर का मनाया। यानी कि जब हाईलाइट हुआ है तेलंगाना तो तेलंगाना के इतिहास के बारे में जा सकते हैं, और इतिहास की बात करें तो ये भी पूछ सकता है कि आजादी से पूर्व था वो तेलंगाना जो है वो किसका हिस्सा था, किस रियासत का हिस्सा था। ये भी पूछ सकता है कि जब ये नया राज्य बना तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी। और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ न पूछ करके आपसे ये भी पूछ सकता है कि तेलंगाना का जो गठन हुआ वो किस अधिनियम के तहत हुआ। तो इस प्रश्न में हम ये सारी चीजें शामिल कर रहे हैं। देखिए आजादी से पूर्व तेलंगाना जो था, आजादी से पूर्व तेलंगाना जो था ये हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। किसका? हैदराबाद। वही हैदराबाद जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में सन 1948 में मिला लिया था। चलिए ये भी लिख लेते हैं, बात ही आगे। अच्छा हैदराबाद की बात करें तो इसमें क्या निजामों का शासन था, निजामों का यहां पर शासन था और इन्होंने कहा नहीं हम भारत में नहीं मिलेंगे। और उस समय हमारे जो है गृह मंत्री थे तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि भारत में 565 लगभग रियासतें थी, सभी ने कह दिया कि हम भारत संघ का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन 3 रियासतें थी, पिछली क्लास में भी बताया, एक हैदराबाद हो गई जहां निजामों का शासन था, एक जूनागढ़ था और एक था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। होता क्या है जूनागढ़ को मिला लिया जाता है भारत में जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि जनता से पूछा गया कि आप अलग देश चाहते हैं या भारत संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जनता ने कहा कि हाँ हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर हैदराबाद को क्या किया कि भारतीय वायुसेना, नेवी, थल सेना सभी का एक संयुक्त ऑपरेशन चलता है और वो ऑपरेशन चलता है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पोलो चलता है। और ये ऑपरेशन पोलो कब हुआ? ये चलता है 1948 में। और इसके तहत ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसे भारत संघ का हिस्सा बनाया गया, भारत संघ का हिस्सा बना, भारत संघ का हिस्सा बना। और इसमें क्या था मैंने बताया कि भारत का एक मिलिट्री ऑपरेशन था ये, जिसमें तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया और 1948 में हैदराबाद को भारत संघ का। और अगर हम यहाँ पर बात संघ की आई है तो संघ के बारे में बड़े अच्छे से हमारी जैसे ही पॉलिटी की क्लास शुरू होगी हमारे मेन चैनल पर, वहां पर हम संघ की बात करेंगे कि संघ भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है फेडरेशन, ठीक है, और एक होता है यूनियन। तो भारत संघ जो है वो है यूनियन न कि फेडरेशन है, तो उस पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया 2 जून 2014 को जो है वो तेलंगाना अपना क्या मनाता है, वो स्थापना दिवस मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है। अच्छा प्रश्न ने क्या पूछा है कि कौन सी वर्षगांठ। अब 2026 चल रहा है, 2014 में जो है स्थापना दिवस मनाता है, तो 12 साल सीधे ही हो गए। कहां पे ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो का करेक्ट हो जाता है। यानी कि 2026 में अपनी 12वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई हुई है किसने, तेलंगाना ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2026 की विश्व शतरंज रेटिंग में फिडे की शीर्ष 10 स्थान में रहने वाले एकमात्र भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे। ए ऑप्शन है अर्जुन एरिगोसी, और बी है डी गुकेश, सी है आर प्रज्ञानंद और डी है विदित गुजराती। देखिए अगर हम बात करें फाइड यानी कि फिडे की जो शीर्ष 10वें स्थान पाया वो किसने पाया, वो पाया अर्जुन जो है एरिगैसी ने। किसने, अर्जुन एरिगैसी ने पाया। और अगर हम अर्जुन इसकी क्या कहते हैं अर्जुन एरिगैसी की बात करें तो एक होता है ट्रिपेस सिगमैन 2026 हुआ, क्या हुआ 2026 हुआ है। और इसमें ये हार जाते हैं, लेकिन इसके ये क्या रहते हैं, ये उप विजेता रहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डी गुकेश की, तो डी गुकेश जो विश्व शतरंज रेटिंग फिडे जो आई, इसमें इनका जो रैंक रहा वो 19वीं रैंक रही, 19वीं रैंक। और अगर हम यही बात करते हैं टॉप 20 में, जैसे ये तो टॉप 10 में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया, लेकिन अगर हम टॉप 20 की बात करें तो भारत के 3 खिलाड़ी शामिल थे और उसमें 19वीं रैंक थी डी गुकेश की, और वहीं विश्वनाथन आनंद, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। विश्वनाथन आनंद, आनंद ये क्या थे, ये 13वें स्थान पर रहे। कहां? 13वें, ये रहे 13वें स्थान पर। ठीक है, इतना हम साथी ध्यान रखेंगे, क्या 13वें स्थान पर रहे। अच्छा, अगर हम किसकी बात करते हैं, फिडे की बात करते हैं, तो फिडे की फुल फॉर्म याद कर लेंगे, फेडरेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डेस एचएक्स। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम इसमें क्या हमने जाना कि जो विश्व शतरंज रेटिंग फिडे आई उसमें सिर्फ 10 में एकमात्र खिलाड़ी थे अर्जुन एरिगैसी, और अगर हम टॉप 20 की बात करें तो 19वीं रैंक आई डी गुकेश की और विश्वनाथन आनंद जो 13वें स्थान पर रहे। ठीक है, चलिए अच्छा अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्र सरकार ने मई 2026 में किस योजना के तहत 10,021.42 करोड़ की कुल मंजूरी दी। देखिए, ए ऑप्शन है पीएम किसान। पीएम किसान में क्या होता है, पीएम किसान ये है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाते हैं, 6,000 रुपए जो है प्रति वर्ष जो है किसानों को दिए जाते हैं। अच्छा, हमने क्या पूछा कि किस योजना के तहत अच्छा मंजूरी दी गई, तो वो जो दी गई वो दी गई थी पीएम ए वाई ग्रामीण। अच्छा, पीएम ए वाई ग्रामीण की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना और ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब हैं उनको पक्के मकान देने के लिए योजना चलाई गई। और सरकार ने किया क्या, सरकार ने कहा इसमें जो लक्ष्य जो था कुल 12 नहीं सॉरी योजना एक टर्म था, हाँ सही है। कुल राज्य जो इसमें शामिल किए गए, एक सेकेंड, हाँ कुल राज्य जो इसमें शामिल किए गए, कुल राज्य वो 12 राज्य इसमें शामिल किए गए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, हाँ पिछले वर्ष के मुकाबले जो लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य की बात करें, पिछले वर्ष के मुकाबले 3 गुना लक्ष्य रखा गया, 3 गुना लक्ष्य जो है वो इन्होंने रखा इसके अंतर्गत। अच्छा, अगर हम पीएमजीएसवाई की बात करें तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो वो होती है 25 दिसंबर 2011। अच्छा, होता क्या है कि जितनी पीएम से प्रधानमंत्री वाली ज्यादातर जो योजनाएं अभी तक पहुंची गई हैं उसमें होता क्या है कि वो ज्यादातर जो
शुरू की गई योजनाएं थी वो 2014 के बाद की हैं। तो ये प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछा जा सकता है कि भाई जो पीएमजीएसवाई योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2011 में, और ये पहली बार जब आई, अगर 1 की बात करें तो ये हुई। अच्छा, अगर पीएमजीएसवाई 2 की बात करें तो ये 2013 में आई, और अगर 3 की बात करें तो ये 2019 में जो है शुरू की गई। इतना हम ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि 2 जून 2026 को महीने भर चलने वाले सौर अभियान के दौरान अपने प्रदर्शन के लिए किस राज्य को पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहां पर प्राप्त होता है गुजरात को नहीं, क्या राजस्थान को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, यहां पर उड़ीसा को प्राप्त होता है। किसको? अच्छा, अगर हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें, पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें यह कहा गया इसका लक्ष्य जो था वो 1 करोड़ सोलर रूफ प्लांट लगाना। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ घरों पर जो है वो सोलर प्लांट, यानी कि हमारे सौर ऊर्जा के जो पैनल होते हैं उनको लगाने का इनका लक्ष्य था। और इसके लाभ की अगर हम बात करें, किसकी? अगर हम लाभ की बात करें तो 300 यूनिट, क्या 300 यूनिट तक, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुफ्त बिजली। अच्छा, तक से मतलब यह है कि उसमें ऐसा कुछ सीन है कि आप 1 किलोवाट का अगर सोलर सेट लगवाते हैं अपनी छत पर तो उसमें अलग है, 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, तो अलग अलग उसमें यूनिट जो है वो दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनएफएचएस 2023-24 के अनुसार भारत में किस राज्य में बच्चों में बेस्टिंग का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया? असल में इसमें होता क्या है, ये जो 2023-24 रिपोर्ट आई, ये बेस्टिंग का मतलब ये है वजन से ये चीजें हैं। तो अगर हम यहां पर पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं तो सबसे अधिक जो दर्जा आया वो आया मध्य प्रदेश का। अच्छा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, किसकी? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें 6 से 23 महीने के जो बच्चे होते हैं, महीने, और ये बहुत ही सोचनीय बात है, बच्चों में केवल 12%, केवल 12% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल पाता है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, कद के हिसाब से भाई राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कद के हिसाब से कम वजन, 23.8% के साथ प्रथम स्थान पर रहा। देखिए होता क्या है, एक बीएमआई इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और अगर हम बात करें एनएफएचएस 6, ये क्या करती है, ये एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसमें बच्चों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करती है, उसमें अलग अलग डाटा होता है, जैसे बच्चों के लिए कद के हिसाब से इनका वजन कितना होना चाहिए, उम्र के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये बात आप समझिए, पहली तो बात यह है कि 6 से 23 महीने के बच्चे जो टोटल मध्य प्रदेश में होते हैं उनमें सिर्फ 12% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिलता है, यानी कि उनको जो पोषण मिलता है वो सिर्फ 12% बच्चों को ही मिलता है, यानी कि जो कम से कम उनको पोषण मिलना चाहिए वो आप यह मान के चलिए कि 88% बच्चों को मिलता ही नहीं है। इसका कारण ये रहा कि मध्य प्रदेश लगातार वहां के बच्चे कुपोषण का शिकार होते आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज यह है, अगर हम यहां पर एक ऑप्शन दिया गया, ये ऑप्शन झारखंड, इसमें हम बात करें उम्र के हिसाब से,
उम्र के हिसाब से कम वजन, ठीक है, यानी कि अंडरवेट। यहां पर 41% अप्रोक्स जो है बच्चे जो है रहे, बच्चों के साथ ये प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान भी मिल रहा है, तो किन चीजों में, ये आप समझिए। मतलब झारखंड में क्या है कि उम्र के हिसाब से, जैसे यहां पर तो हो गया, जैसे 6 से 23 बच्चों का ये है, तो इसमें केवल 12% बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल रहा है। लेकिन अगर हम वजन की बात करें तो उम्र के हिसाब से झारखंड में सिर्फ जो वजन बच्चों का सही कम से कम वजन जो होना चाहिए वो 41% ही बच्चों का हो रहा है। यानी कि 59% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका उनकी उम्र के हिसाब से न्यूनतम वजन है ही नहीं। और अगर आप अपना ये वजन जानना चाहते हैं कि भैया मेरा न्यूनतम क्या होना चाहिए, तो उसमें एक आप जैसे गूगल पर सर्च करेंगे बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वहां पर आप अपनी उम्र डालेंगे और सारा अपनी लंबाई डालेंगे तो दोनों का डाटा आ जाएगा कि आपका इतना वजन कम से कम होना ही चाहिए। और आपको बता दें, जो भी साथी एसएससी की तैयारी करते हैं या फोर्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर जो वेट आपका लिया जाता है वो बीएमआई के आधार पर ही लिया जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर। वहां पर आपको ये बता देगा कि कम से कम आपका वजन इतना होना चाहिए और कम से कम वजन इतना होना चाहिए। उसी के आधार पर फोर्सेस मेडिकल में देखते भी हैं कि आपकी हाइट कितनी है और आपकी एज कितनी है, और फिर वो एक डाटा निकालते हैं कि आपका न्यूनतम वजन इतना होना चाहिए। और अगर आप उससे 100 ग्राम भी कम है तो आप फोर्स का जानते ही हैं, तो आप फिर घर में आकर के फिर से तैयारी में लग जाइए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्वदेशी रुद्रा M2 मिसाइल, जिसका जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। ये मिसाइलों की किस श्रेणी से संबंधित है? डी ऑप्शन है कि सतह से सतह मिसाइल, सी है हवा से हवा मिसाइल, बी है सतह से हवा मिसाइल, और ए है हवा से सतह मिसाइल। तो इसमें है ये हवा से सतह मिसाइल, और इसकी अगर हम बात करें तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च किया। अगर हम इसकी बात करें तो इसे लॉन्च किससे किया गया, तो ये आईएफ का एक विमान है SU-30, इस द्वारा लॉन्च किया गया। MKI, हाँ MKI द्वारा लॉन्च। अच्छा, फिर एक प्रश्न ये बनता है भाई, ये तो डायरेक्ट हो सकता है ना पूछे, ये पूछ ले कि स्वदेशी रुद्रा M2 जो मिसाइल लॉन्च की गई वो कहां से लॉन्च की गई? तो ये जो लॉन्च की गई वो ओडिशा के चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर, ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर से जो है इसको लॉन्च किया गया। इतना साथी हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2026 में तमिलनाडु के किस किसान को UNFAO मृदा किसान हीरो के रूप में मान्यता दी गई? तो इसमें दी गई है वल्लुवन को। वल्लुवन असल में एक ये तमिलनाडु के किसान हैं और ये नारियल की खेती करते थे। इनकी असल में जमीन थी वो बिल्कुल बेकार पड़ी थी, तो इन्होंने नारियल की खेती को एक बहुत उच्च स्तर पर ले गए। और वर्तमान में अगर बात करें तो इनके खेतों में लगभग 12 प्रकार की फसलें जो है वो उगती हैं। तो UNFAO मृदा किसान हीरो के रूप में जो है वो वल्लुवन जी को जो है मान्यता दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक जून 2026 में किस शहर में आयोजित होने वाली है? ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की, किसकी? ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ब्रिक्स की। अच्छा, ब्रिक्स का जो गठन किया वो 4 देशों ने किया। गठन 4 देशों द्वारा, 4 देशों द्वारा। अच्छा, वो 4 देश कौन थे? तो भैया एक तो हमारा था भारत, प्यारा सा भारत, ठीक है, फिर एक था चीन, ठीक है, फिर था रूस और ब्राजील। अच्छा, एक फैक्ट और याद रखेंगे यहां पर, वो आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से नोट करिएगा। ब्रिक्स में अगर हम बात करें तो वर्तमान में
वर्तमान में कुल 11 सदस्य हैं। 11 सदस्य। अच्छा, 11 सदस्यों का स्ट्रक्चर क्या है कि 5 तो प्रमुख हैं, 5 प्रमुख, और 6 जो हैं, 6 अन्य हैं जो 2024-25 के मध्य जोड़े गए। अच्छा, प्रमुख देशों की बात करें तो प्रमुख देशों में एक तो गठन करने वाले देश हो गए, प्लस 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ गया। दक्षिण अफ्रीका जो है इससे जुड़ जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें 11वें सदस्य की, 11वें सदस्य की, तो वो इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया। और अगर आप देखिए अब कितने हो गए, 5 तो ये प्रमुख देश हो गए, बचे 6। 6 में है क्या कि मिस्र हो जाता है, एक मिस्र हो गया, एक ईरान हो गया, एक सऊदी अरब हो गया, एक यूएई हो गया, ठीक है, एक इंडोनेशिया हो गया, और एक हो गया इथियोपिया। यानी कि 6 वो हो गए, और 7वां हो गया कौन, दक्षिण अफ्रीका, जो 2010 में जुड़ा, और वो 5 प्रमुख देश जो हैं इसमें उनका सदस्य है। और 4 देश कौन से हो गए, भारत, चीन, रूस, ब्राजील। तो इतना हम ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में कुल कितने देश हैं, 11 देश हैं। प्रमुख देश कितने हैं, 5 देश हैं। 5वां प्रमुख देश कौन था, दक्षिण अफ्रीका था। कब जुड़ा, 2010 में जुड़ा। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो ब्रिक्स में 11वां देश जुड़ा, ब्रिक्स में जो 11वां देश जुड़ा वो कौन सा था, तो वो इंडोनेशिया था। और मैंने आपको बता दिया। और कौन से 6 देश हैं जो अन्य देश हैं, उनको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, ये था कि 2026 जून में किस शहर में आयोजित होगा, तो ये होगा वाराणसी में, और भारत इस समय इसका अध्यक्ष है। ठीक है, अगर इसकी मुख्यालय की, हाँ, एक बात और है कि अगर इसकी मुख्यालय की बात आ जाए तो इसका कहीं भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। चलिए, एक प्रश्न बनता है कि जून 2026, एक सेकंड जल ले लेता हूं। चलिए, हाँ, प्रश्न है कि जून 2026 में भारत द्वारा शुरू किए गए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक WPI, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक को WPI कहते हैं, और नई उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI श्रृंखला किस वर्ष पर आधारित है, तो वो 2022-23 पर है। और यहां पर ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। ये चीज हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, WPI में एक प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है, WPI बास्केट में वस्तुएं कितनी हैं, बास्केट में कुल वस्तुएं, कुल वस्तुएं, तो वो हैं 697, यानी कि 657 कुल वस्तुएं हैं। तो इतनी चीजें हम इसमें याद रखेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि WPI बास्केट में कुल कितनी वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है कि एयर मार्शल तरुण चौधरी ने 1 जून 2026 को किस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार जो है संभाला, पूर्वी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, मध्य वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान। तो ये मध्य वायु कमान का जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य वायु कमान के इनसे पहले जो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे वो कौन थे, वो थे मार्शल
बालकृष्णन मणिकांतन, मणिकांतन। और इनका क्या होता है कि 31 मई 2026 को ये सेवानिवृत्त हो गए। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की, तो कुल कमांड कितनी है? कुल कमांड तो वो है 7, ठीक है। और 7 में 5 तो ऑपरेशनल हैं, 5 ऑपरेशनल और 2 जो हैं वो हैं फंक्शनल, 2 जो हैं वो फंक्शनल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता है, यानी कि हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। और आई होप कि मैंने वो सारा डाटा जो आपके लिए जरूरी है वो मैंने आपको दिया। साथ ही साथ जो भी उससे संबंधित चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको जानने जरूरी हैं, वो मैं साथ में देकर के चला। साथ ही अब 4 क्लासेस हो चुके हैं, 5वीं क्लास है, तो अब तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि क्या हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके लिए लाभ देने वाला है। क्या मैं आपको वास्तव में चीजों को अच्छे से बता पाता हूं? और अगर ऐसा है तो एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब ठीक है ना करें, मैं ये कहता हूं कि सेशन अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करके जाएं, ताकि हमको कम से कम ये तो पता चले कि अगर हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उनका कितना % बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि ये वास्तव में उनके काम का है। और जब जैसे ही मुझे लगता है कि ये काम का है, तो फिर हमारी पूरी टीम इसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होगी। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पिछले मंथ की तो आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन और बुकलेट, मई मंथ की जीएस बुकलेट, वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल ही दी गई थी। और इस मंथ की भी जो आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन है वो भी आज अगले 1 से 2 घंटे में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसे आप प्रिंट करा सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं, टैबलेट पे ओपन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ उस मैगजीन में 250 जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, जिनको मैंने ये समझा कि हाँ ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उनको 250 प्रश्नों को अंत में हमने उसमें ऐड किया है, तो उनको आप दे सकते हैं। उनका सॉल्यूशन विस्तृत रूप से दिया है, साथ ही साथ रीजनिंग मैथ वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल रखे हैं, तो वहां से आप अपने तैयारी कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।